एक बार लेकिन बस प्रीफेस दे दूं, एक बार मैं आपको प्रीफेस दे दूं। सबसे पहले आपका फ्लो चार्ट क्या होना चाहिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? लिमिटिंग रिएजेंट के लिए सबसे पहले देखो टॉपिक का नाम था क्वेश्चंस बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। हमें दो पार्ट में इसको सॉल्व करना है, मतलब दो तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक, पहला, जब हमारे पास इन्फो जो है, जब हमारे पास इन्फो जो है, इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन, केवल वन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की दी गई हो, एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की दी गई हो, तब हमें डायरेक्ट क्या लगाना है, बिना सोचे समझे मोल मोल एनालिसिस लगा देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए आपको 3A आपको 2B दे रहा है, सही है, तो आपके पास अगर ए के 1.5 मोल है, मतलब 1.5 मोल है, तो हमें ए के रिस्पेक्ट में बी को निकालना है। कैसे निकालते थे, कैसे निकालते थे? इस स्टोइशियोमेट्री से, डायरेक्ट मोल मोल एनालिसिस लगाना हो, इस स्टोइशियोमेट्री से, ए के स्टोइशियोमेट्री से ए के मोल्स को, ये ए का स्टोइशियोमेट्री नहीं है, ये क्या है, ए के मोल्स, ए के इतने मोल्स गिवन है, इस ए के मोल से हम 3 को डिवाइड करते थे, मतलब ए की स्टोइशियोमेट्री को डिवाइड करते थे और मल्टीप्लाई करते थे। ए के अभी भी मोल्स कितने हैं, 1.5, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पर नंबर वही रहता है। लेकिन ये जो डिवीजन वाला ब्रैकेट है ना, इसको हम लोग इसके स्टोइशियोमेट्री से लगातार मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा बी के कितने मोल्स बनेंगे डायरेक्टली, है ना। हमें क्या मिल जाएगा, बी के कितने मोल्स बनेंगे, तो बताओ जरा कितने बने, 2/3, 2 का मतलब हो गया 3, है ना, डिवाइडेड बाय 3, कितना हो गया, बी के 1 मोल हो गए। ये डायरेक्टली करने का तरीका है ना। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे। अभी सेकंड क्या होता था, सेकंड होता था जब के रिस्पेक्ट में बाकी सबका। अभी लेकिन मेरे पास क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास इंफॉर्मेशन जो है ना, वो एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का नहीं है, मोर देन वन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है, मोर देन वन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का है। जैसे कि मेरे को अगर मान लो कि ऐसा दिया गया है, ए प्लस बी प्लस विल गिव सी, है ना, और डी, ऐसा करके दिया गया अगर मेरे को, तो अभी मुझे क्या करना होगा कि ए और बी जो है, मान लेते हैं यहाँ पे ए के भी मेरे पास 2 मोल्स हैं, बी के भी 2 मोल्स हैं। अभी ये ए के मोल्स हैं और बी के मोल्स हैं, इनका वो नहीं है स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो ए है और बी है, ए का और बी का। बस मुझे क्या करना है कि इधर से अभी पता कर लेना है कि वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, मतलब कौन सा रिएजेंट खर्च हो जाएगा। तो मैंने आपको तरीका बताया था इसका, अगर ए बी के बराबर है, सॉरी, ए बाय बी का रेशियो अगर मोल्स ऑफ ए बाय मोल्स ऑफ बी के बराबर है, तो दोनों ही लिमिटिंग है, ए भी लिमिटिंग है और बी भी लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब दोनों ही क्या हो जाएंगे, सिस्टम में खर्च हो जाएंगे, कुछ नहीं बचने वाला। लेकिन अगर ए बाय बी का रेशियो ज़्यादा हुआ एन ए बाय एन बी के रेशियो से, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए एक्सेस में है, जिस तरफ ज़्यादा, मतलब सॉरी, ए बाय बी ज़्यादा है ना और एन ए बाय एन बी कम है, तो इसका मतलब बी आपका ज़्यादा है और ए कम है, तो ए आपका लिमिटिंग हुआ और बी आपका एक्सेस हुआ। जबकि तीसरा केस था, इसमें ए बाय बी की वैल्यू अगर कम आती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी से, तो बेसिकली ए की वैल्यू ज़्यादा है, तो ए आपका एक्सेस हुआ इस केस में और बी आपका लिमिटिंग हुआ इस केस में, ठीक है। तो चलो हम लोग मान लेते हैं कि ऐसा केस जो है, यहाँ पर ए जो है वो बी से बड़ा है, सही है ना, ए जो है वो बी से बड़ा है, तो ए बाय बी एक्चुअली ग्रेटर देन 1 आ रहा है ना, ए बाय बी एक्चुअली ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, उसकी वैल्यू तो 1 है,
तो ए बाई बी अगर ग्रेटर देन 1 है तो बेसिकली ए जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, बी जो है वो एक्सेस रिएजेंट है। बोलो ये चीज समझ में आती है? तो हमने ए को लिमिटिंग मान ले लिया और बी को हमने क्या कर लिया, एक्सेस ले लिया। तो अगर ए लिमिटिंग है तो हम ए के रिस्पेक्ट में बाकी सारे निकालेंगे और यहाँ पे बी के ऊपर लगा देंगे 2। मतलब हम बी के मोल्स को फिलहाल कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि बी लास्ट में बचने वाला है ना। बी में सारे के सारे रिएक्टिव मोल्स नहीं है, कुछ ना कुछ अनरिएक्टिव मोल्स भी हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बस यहाँ पे लिखेंगे जो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय ए, है ना। बी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा B2/A, सी आ जाएगा आपका C2/A और ये आ जाएगा D2/A। दैट्स इट। ठीक है। तो अल्टीमेटली ए जो है वो तो लिमिटिंग था इसलिए पूरा खर्च हो गया। बी जो था आपका वो कितना बचा, 2 माइनस ट्वाइस ऑफ B/A, इतना खर्च हो गया ना। तो 2 था टोटल, उसमें से मैंने इतना माइनस कर दिया। सी कितना है, ट्वाइस ऑफ C/A, ट्वाइस ऑफ स्मॉल सी, और ये है कैपिटल सी। मतलब रिएक्टेंट इज इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक टाइम्स 2, है ना, होल अपॉन ए। और डी आपका कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ डी होल अपॉन ए, इतना हो जाएगा। सही है ना। तो बस आपको यही करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, कोई भी रोक टोक नहीं है। चलो क्वेश्चन ही करते हैं। कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन इक्वेशन। क्वेश्चन गिवन है आपको 60 ग्राम लाइमस्टोन हीट करने पर 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिला। अभी आपको कैल्शियम कार्बोनेट के परसेंटेज निकालना है लाइमस्टोन के अंदर, सॉरी हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट का और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड चलेगा। अभी आपको ये 60 ग्राम दिया हुआ है ना, और ये आपको दिया गया है 22 ग्राम। कभी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक साथ दिया जाए तो समझ जाना है वो परसेंटेज प्यूरिटी का क्वेश्चन है। ठीक है। प्यूरिटी हमेशा मतलब इम्प्योर हमेशा आपका रिएक्टेंट हो सकता है, क्योंकि रिएक्टेंट से जितना भी आपका प्रोडक्ट बनेगा वो केवल और केवल प्योर रिएक्टेंट से ही बनेगा। अब ये 60 ग्राम आपको कैल्शियम कार्बोनेट तो बता दिया गया है, बट इसमें 60 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट एक्चुअली है नहीं, है ना। लेकिन जितना भी इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है वो डिकम्पोज करके आपको 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि इधर से स्टार्ट करना है। कभी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया जाए तो हमेशा प्रोडक्ट साइड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट साइड में आपको दिया गया है 22। अभी मोल्स कितने इसके, मोल्स डिवाइडेड बाय, डिवाइड करेंगे इसको 44 से, इसका मोलर मास है तो मेरे पास 0.5 मोल्स इसके आ गए ना, कार्बन डाइऑक्साइड के। अभी कार्बन डाइऑक्साइड के अगर मेरे पास 0.5 मोल्स आ गए तो 0.5 मोल्स तो आपके इसके भी होंगे। 0.5 मोल्स तो आपके इसके भी होंगे। अभी इसका 0.5 मोल मतलब 50 ग्राम। अभी ये आप डायरेक्टली कर सकते हो, मैं बहुत बार सिखा चुका हूँ आपको मोल से मास कैसे बनाते हैं, मास से वापस मोल्स कैसे बनाते हैं। ठीक है। चलो अभी ये 50 ग्राम है, लेकिन एक्चुअल में लाइमस्टोन ने आपने कितना लिया था, 60 ग्राम। तो 60 ग्राम में एक्चुअली 10 ग्राम तो आपका इम्प्यूरिटी है ना, और 50 ग्राम आपका उसमें कैल्शियम कार्बोनेट है। आपने सोच के लिया था 60 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, लेकिन उसमें है केवल 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। सही है। तो परसेंटेज प्यूरिटी क्या हो गई, परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट मतलब लाइमस्टोन इज इक्वल टू, कैल्शियम कार्बोनेट है कितना,
50 और कितने सब्सटेंस में, 60 ग्राम सब्सटेंस में 50 ग्राम आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इंटू 100 कर दे, अभी चल जाएगा ना। इधर पे 3 आ गया, इधर पे आ गया 50, 50 इंटू 5, 50 इंटू 5 250 होल डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया, 33, 33, 66, 66, 76, देखिए कितना आया, 70 और 80 के आसपास आना चाहिए। 80% आ जाएगा कि नहीं ऑलमोस्ट, हाँ 80% नहीं आएगा, सॉरी 83% आएगा, 83% आएगा। देखो ये 4 ऑप्शन थे, मैं आपको देना ही भूल गया। इसमें हम देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अभी इसको सॉल्व कर लो इंटू 100 करके ना, इसको अच्छा इंटू 100 कर दिए, अभी इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आंसर आता है, 83 आंसर आएगा, है ना। 66.66 प्लस 16 पॉइंट समथिंग, 16 पॉइंट समथिंग मान लेते हैं ना। अभी कितना है, अभी इसको 6 रखें, 6 12, 12 तो 8, 82 सब मतलब 83 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, हमें अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल के नियरेस्ट आंसर मार्क कर देना है, बहुत आगे बढ़ जाएंगे चुपचाप शांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, कितना आया, देखो 83.3 आया कि नहीं आया। अभी चुपचाप शांति से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 ऑप्शन है, आपको सॉल्व करो जल्दी से। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको, यहाँ पे एक चीज ढक रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ SO2, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ SO2। अभी 20 ग्राम आप लोगों के पास सल्फर है, अभी उसको आपने एयर में बर्न किया, है ना। अभी सल्फर को आप एयर में बर्न करते हो, अभी आप सल्फर को एयर में बर्न कर देते हो, तो आपको मिल जाता है SO2 STP पर, है ना, लेकिन उसका वॉल्यूम दिया गया है, तो बहुत बढ़िया। STP पर वॉल्यूम दिया गया है, मतलब हमें मोल्स मिल जाएंगे। आपको परसेंटेज ऑफ अनरिएक्टेड सल्फर दिया बताना है, सही है ना। अभी सल्फर है ये, अभी सल्फर को ऑक्सीजन के साथ में बर्न करो तो क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। अभी आपको क्या क्या गिवन है, देखो आपको गिवन है 2 तरह की चीज़ें। एक तो आपको रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन दिया गया 20 ग्राम, है ना, लेकिन ये सारा काम चल रहा है STP पर, इनका पूरा कार्यक्रम चल रहा है STP पर। अभी ये दिया है आपको 20 ग्राम, 20 ग्राम। अभी ये SO2 आपको दिया है 11.2 लीटर, है ना। अभी STP में कोई भी गैस का वॉल्यूम हमें लीटर में दिया जाए तो इससे सौभाग्य की बात मेरे पास नहीं हो सकती, क्योंकि मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, सीधे सीधे मोल्स निकाल सकता हूँ, क्या 11/11.2 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, दैट इज इक्वल टू 0.5। तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे 0.5 मोल्स SO2 के दिए हुए हैं, है ना। मोल्स में ही तो मुझे मोल मोल एनालिसिस करना है। अभी मैं इसको ग्राम का ग्राम में छोड़ देता हूँ, क्योंकि वैसे भी अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन साथ में दी जाए तो हमें हमेशा प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा प्योर रिएक्टेंट से बनेगा और इसमें इम्प्यूरिटी भी हो सकती है। बोलो ये बात क्लियर है। तो अभी ये 0.5 मोल है, अभी SO2 कितना होता है, 32 + 32 64, तो इसका मतलब इसके 0.5 मोल है, तो इसके भी कितने होंगे 0.5 मोल, 1:1 मोल रेशियो है ना। तो सल्फर 0.5 मोल का मतलब कितना हुआ, 16 ग्राम। इसका मतलब सल्फर केवल 16 ग्राम रिएक्ट किया, क्योंकि यही 16 ग्राम रिएक्ट करके आपको 0.5 मोल सल्फर डाइऑक्साइड देगा। और सल्फर लिया कितना था आपने, 20 ग्राम। तो बताओ कितना परसेंटेज अनरिएक्टेड सल्फर है, तो अनरिएक्टेड सल्फर 4 ग्राम है, 20 में 16 ग्राम रिएक्ट किए तो बचा कितना, 4 ग्राम। और आपने सल्फर लिया कितना था, 20 ग्राम लिया था, तो इंटू 100, ये 1 ये 5, 1 2 3 4 20%, दिस इज द आंसर। दिस इज द आंसर। चलो सॉल्यूशन भी ले लेते हैं, 20%, ठीक है।
चलो ये बताओ, एक बहुत ही शानदार तगड़ा क्वेश्चन हट्टा कट्टा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है। आपके पास चार ऑप्शंस हैं। आप या तो 1 करोड़ रुपए लेकर अपने घर वापस जा सकते हो, है ना, या तो आप इस क्वेश्चन का रिस्क लेके 7 करोड़ रुपए जीत सकते हो। हालांकि सब झूठ है। 40 ग्राम कार्बन इज अलाउड टू बर्न इन 56 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन मेजर्ड एट एसटीपी। बहुत बढ़िया, एसटीपी में मेजर किया है, काम आसान कर दिया। 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो इस लीटर को, तो ऑक्सीजन के मोल्स आ जाएंगे। तो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया, ठीक है, हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड। द परसेंटेज ऑफ अनरिएक्टेड कार्बन, अभी मेरे को क्या दिया गया है कि ये 40 ग्राम दिया है और ये दिया है 56 लीटर, और पूछा गया है कि बताओ कितना कार्बन रिएक्ट नहीं किया। इसका मतलब ये आपका एक्सेस रिएजेंट होगा, ये आपका क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट। दूसरे के बारे में मुझे हालांकि इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, लेकिन अगर एक एक्सेस है तो दूसरा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो बस मेरा काम हो गया ना। अभी लिमिटिंग रिएजेंट के मोल्स निकालेंगे, अभी लिमिटिंग रिएजेंट के मोल्स निकालेंगे, तो मोल्स क्या हो जाएगा, 56 डिवाइडेड बाई 22.4। नंबर ऑफ मोल्स आ गया ना O2 के। अभी कार्बन के कितने मोल्स हैं, अभी जितने ऑक्सीजन के मोल्स हैं, देखो इधर पे जितने ऑक्सीजन के मोल्स उतने ही कार्बन के मोल्स, तो कार्बन के मोल्स हो गए 56 होल डिवाइडेड बाई 22.4, ठीक है। कितने मोल्स, अभी कार्बन का मोलर मास कितना होता है, 12। इसको सॉल्व कर देखो कितना आया, देखो भाई। 11.2, और ये कितना आ गया आपका 28। को फिर से डिवाइड करें, 5.6, यहाँ पे आ गया 14। अभी इसको फिर से डिवाइड करें, 7, और यहाँ पे आ गया आपका 2.8। अभी इसको हम 120 बना देते हैं, यहाँ से ये हटा देते हैं, ये तो ये हो गया 1 और ये हो गया 4। अभी इसको लगाओ, ये 1, 1 2 3 30, तो 30 ग्राम्स इज द आंसर ना, नहीं इज द आंसर नहीं। अभी 30 ग्राम कार्बन इसमें से रिएक्ट कर रहा है, कितना, 30 ग्राम, और थे 40 ग्राम। तो बताओ अनरिएक्टेड कार्बन कितना हो गया, अनरिएक्टेड कार्बन हो गया 10 ग्राम, रिएक्ट नहीं कर रहा है, लिया था 40 ग्राम इंटू 100, तो ये इधर से गया, एक सेकेंड, एक ही वो गया ना, इधर 10 बचा रहने देते हैं। तो 100/40 इज इक्वल टू, सॉरी 100/4 दैट इज इक्वल टू 25%। आ गया आपका पास 25%। आंसर ही नहीं दिया, वाह, अच्छा दिया है, ओके। ठीक है, देखो 40% लिया, 30% रिएक्ट किया, तो बच गया कितना, 40 माइनस 30 होल डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको, सॉल्व आप करेंगे या मैं करूंगा, ये डिसाइड करेगा कि आप समय पर अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं। पोटेशियम सल्फेट 0.7 मोल्स रिएक्ट करता है 0.9 मोल्स बेरियम क्लोराइड से एक्वस सोल्यूशन में। आपको बताना है कि कितना सब्सटेंस प्रेसिपिटेट किया। अब पहली बात, इसमें आपको जानकारी भी होनी चाहिए कि प्रेसिपिटेट कौन करता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस करते हैं, जो चीज़ें डिसॉल्व नहीं हो सकती वो प्रेसिपिटेट बन के सेडिमेंट की तरह नीचे बैठ जाती हैं, सेटल हो जाती हैं। तो पहला आपका काम क्या होगा, रिएक्शन को लिखना, उसमें पहचानना प्रेसिपिटेट है कौन सा। ठीक है, इसको सॉल्व करो जल्दी से।
हम्म। पोटेशियम, एक सेकेंड, 57, एक सेकेंड गाइस, 57 नहीं, 895 160, 895 1। चलो इसको सॉल्व करें। हाँ भाई, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, 469 487, 469। ठीक है, ठीक है, चलो। चले भाई सॉल्व करें। पोटेशियम सल्फेट allowed to react with barium chloride to give barium sulfate plus पोटेशियम क्लोराइड KCl। सॉल्व करें, यहाँ पर भी टू, यहाँ पर भी टू, यहाँ पर टू, यहाँ पे बस टू लगाना है, रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो पहला काम आपने रिएक्शन लिखा, दूसरा काम आप आपने उसको बैलेंस किया। अभी तीसरा काम आप क्वांटिटीज लिखोगे। क्वांटिटीज आपको डायरेक्ट मोल्स में गिवन है, कितना, ये भी 0.7 और ये 0.9, 1:1 का रेशियो है। इसका मतलब 0.7 मोल्स K2SO4 को बेरियम क्लोराइड का भी 0.7 मोल्स चाहिए, बट ये अवेलेबल है 0.9। अभी क्या करें, अभी क्या करें, अभी क्या करें? अभी तो फिर एक काम करते हैं ना, जो लिमिटिंग रिएजेंट है, ये एक्सेस रिएजेंट है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। हमेशा हम लोग मोल मोल एनालिसिस लिमिटिंग के टर्म्स में करते हैं, तो यहाँ पे केवल हम लोग लिखेंगे 0.7 और इसको लिखा रहने दें, क्योंकि इसके पूरे मोल्स तो खर्च हो नहीं रहे। तो इसके बेसिस पर हम आगे अपना आंसर या क्वांटिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अभी क्या करें फिर? तो फिर हम लोग यहाँ पे 0.7 तो हम लोग मान लेते, बेरियम क्लोराइड के भी कितने, 0.7, तो बेरियम क्लोराइड बचा कितना रहेगा, 0.9 थे, उसमें से 0.7 गायब हो गए, तो बचे आपके पास 0.2। ठीक है। अभी बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट कितना, पॉइंट, ये भी देखो, ये और ये 1:1 के रेशियो में है मोल के हिसाब से, तो ये भी 0.7 मोल्स है ना। तो 0.7 मोल्स बेरियम सल्फेट, और KCl क्या है, ट्वाइस ऑफ 0.7, तो 1.4 मोल्स है। अभी आपसे केवल और केवल प्रेसिपिटेट पूछा गया है, अभी आपसे केवल और केवल प्रेसिपिटेट पूछा गया। अभी तो प्रेसिपिटेट मतलब इसमें से या इसमें से एक कोई प्रेसिपिटेट है, वो कौन सा है? देखो, बेरियम सल्फेट जो है ना, वो इनसॉल्युबल होता है ना, तो यही प्रेसिपिटेट बनाएगा, क्योंकि सारे एल्कली सॉल्ट्स जिसमें एल्कली मेटल प्रेजेंट हो वो सॉल्युबल होता है। तो ये तो आपका डिसॉल्व कंडीशन में मिलेगा, हमें दिखेगा ही नहीं सिस्टम में, बट बेरियम सल्फेट क्योंकि इनसॉल्युबल है, तुरंत एक इनसॉल्युबल मास मुझको दिखने लग जाएगा सिस्टम के अंदर। तो बेरियम सल्फेट कितना, 0.7 बना है, तो 0.7 मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है, कुछ पूछना है तो बता देना। अपने आप से यार सॉल्व करो, अब आपको मेरे से ज़्यादा खुद सॉल्व करना आना चाहिए। करो, रिएक्शन लिखो। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज किया X में और कैल्शियम ऑक्साइड में, तो कैल्शियम कार्बोनेट मतलब क्या, कैल्शियम CaCO3 विल गिव, हीट करके, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CaO, सॉरी, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करना है, अभी रिएक्शन लिख दिया, अभी बैलेंस करें। बैलेंस करने के लिए ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो ये स्टेप हो गया। अभी रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं, 10 ग्राम है इसका,
डिकम्पोज किया एक्स में और कैल्शियम ऑक्साइड में, तो ये है एक्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्स, इज पास्ड इनटू एक्वस सोल्यूशन, 1 मोल सोडियम कार्बोनेट, इसको मैंने क्या किया, एक्वस सोल्यूशन में डाल दिया सोडियम कार्बोनेट के। अभी 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट में हमने कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर दिया, ठीक है, और साथ ही साथ वहां पे वाटर भी है ना, वाटर, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्वस सोल्यूशन है तो वाटर भी होगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ NaHCO3। तो देखो क्या क्या गिवन है, 10 ग्राम इज कंप्लीटली डिकम्पोज इनटू एक्स पास्ड इनटू एक्वस सोल्यूशन 1 मोल ऑफ सोडियम, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म, ये फॉर्म बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे, लिंक ढूंढे इस रिएक्शन में, और इस रिएक्शन में लिंक क्या है, इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में लिंक क्या है, बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड, तो सोचो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना होगा, अभी इसको मोल में कन्वर्ट कर देते हैं चुपके से, तो ये आ गया हमारे पास 0.1। अभी अगर ये 0.1 है तो ये भी 0.1 मोल होगा, तो यहाँ पे जितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट के सोल्यूशन से पास कर देंगे, तो यहाँ पे ये 0.1 है, तो सोचो सोडियम बाइकार्बोनेट कितना होगा, 0.2, यही मेरा आंसर है। इतना सीधा सीधा, बस आपको क्वेश्चन लगाते चला जाना है, 0.2 मोल, ठीक है। अभी नेक्स्ट आ जाओ, मैं क्या आपको सब चल देता चलो। 18.4 ग्राम मिक्सचर में कैल्शियम कार्बोनेट के और मैग्नीशियम कार्बोनेट के अगर आप हीट करते हो तो आपको 4 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। आपको वॉल्यूम पता करना है कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, लेकिन एसटीपी पर, बताओ। देखो यहां पर भी आपको क्या गिवन है कि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का टोटल मास जो है वो 18.4 ग्राम्स है, मतलब आपको इंडिविजुअली इसका या इसका मास नहीं गिवन है, सही। अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड लेकिन आपको पता है कि 4 ग्राम निकल रहा है, अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड कहाँ से निकलेगा, इससे थोड़ी ना मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलेगा, वो तो मैग्नीशियम कार्बोनेट से ही निकलेगा। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, कितना गिवन है, 4 ग्राम गिवन है ना, आंसर ग्राम में। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, मोल्स में चेंज कर लेंगे, है ना। तो मोल्स में चेंज करने के लिए इसके मास से, मोलर मास से डिवाइड करें, वो कितना है 40, 16 प्लस 24, तो मेरे पास मोल्स हैं इसके 0.1, मेरे पास मोल्स कितने हैं 0.1, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट के मोल्स कितने हो गए 0.1 मोल्स। अभी ग्राम्स में वापस चेंज करें तो मैग्नीशियम कार्बोनेट के अगर 0.1 मोल्स हैं तो बताओ बच्चों इसके ग्राम्स में कितने होंगे, 0.1 इंटू ये कितना है 24, और ये है 12 प्लस 48, 60, 70, 80, 84, सही है ना। तो इसका मतलब 8.4 ग्राम्स, कितना 8.4 ग्राम्स। अब सोचो मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना है 8.4 ग्राम्स, और टोटल था आपका 18.4 ग्राम्स, तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा 10 ग्राम हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। लेकिन मुझसे पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो सीधा सीधा मैं क्या करूंगा, यहां पे वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना आया होगा, सोचो ये 0.1 मोल है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी यहां से कितना आया होगा 0.1 मोल। अभी मुझे कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत थी इसलिए मैंने इसका ग्राम्स में आंसर निकाला, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसमें देखूंगा कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो अगर डिकम्पोज होता है तो यहां पर ये 10 ग्राम्स है, मतलब 0.1 मोल है, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे ना, हाँ, तो ये 0.1 मोल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कितना है 0.1 मोल है, तो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया 0.1 यहाँ से, 0.1 यहाँ से, तो 0.2 मोल्स आ गया। अभी 0.2 मोल को हमें वॉल्यूम में बताना है, तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब बेसिकली तो कितना आ जाएगा 4.48 लीटर आ जाएगा कि नहीं, 4.48 लीटर, यही मेरा आंसर है, देखो
सब लोग फॉलो कर लिए? अभी हम आंसर लेते हैं। गैस मिक्सचर है आपके पास एसिटिलीन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो एसिटिलीन हो गया आपके पास C2H2 और कार्बन डाइऑक्साइड है आपके पास, ठीक है। इसका मिक्सचर है, का मिक्सचर है, ठीक है। एक सेकेंड, इसका मिक्सचर है आपके पास। अभी जब इसका मिक्सचर आपके पास आ जाएगा तो उसमें आपको गिवन है 20 लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर, 20 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर रिक्वायर्स। अभी ये कितना 20 लीटर है, ये कितना टोटल 20 लीटर है। अभी इसको क्या चाहिए कि 20 लीटर ऑक्सीजन भी चाहिए कंबस्चन के लिए, ठीक है। अभी इसको 20 लीटर ऑक्सीजन भी चाहिए कंबस्चन के लिए। जब 20 लीटर इसको ऑक्सीजन चाहिए कंबस्चन के लिए, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो और फर्दर कंबस्चन करेगा नहीं, इसका हो गया काम तमाम, है ना। यही फाइनल स्टेज है कार्बन की कंबशन की। अभी कंबशन करेगा तो केवल ये, तो देखते हैं इसको कितना ऑक्सीजन का जरूरत था। तो C2H2 है, एसिटिलीन है ना, क्या है एसिटिल, C2H2। तो देखते हैं C2H2 को अगर हम लोग कंप्लीट कंबशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है। हमें मिलता है वाटर और कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है, वाटर और कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, चलो ओके। तो इसको बैलेंस किया जाए। तो बैलेंस करने के लिए हमें हाइड्रोजन कितने चाहिए, सर 2 कर दें। हाइड्रोजन मेरे पास 4 हो गया यार, 1 2 3 4, और कार्बन अभी तक एक ही है। तो यहाँ पे मैं कार्बन को भी 4 कर दूँ और हाइड्रोजन को भी 4 कर दूँ, तो यहाँ पे मैं 4 लगा देता हूँ। तो 4 और 5, देखो बैलेंस हो गया कि नहीं, देखो जल्दी से। अभी यहाँ पर अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर गिवन है, आपको एसटीपी नहीं गिवन है, एसटीपी नहीं गिवन है ना। तो हम वॉल्यूम के टर्म्स में सॉल्व कर लेंगे भाई। जिस टेम्परेचर प्रेशर पे इसके जितने भी लीटर्स होंगे उसी पे मोल मोल एनालिसिस लगा देते हैं। तो चाहिए कितने 20 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर रिक्वायर्स 20 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो मतलब ऑक्सीजन के 20 लीटर है ना। इफ ऑल द गैसेज आर मेजर्ड एट सिमिलर कंडीशन द परसेंटेज ऑफ एसिटिलीन इन द मिक्सचर आपको बताना है ना। अभी ये 20 लीटर है आपके पास, 20 लीटर। तो मोल मोल एनालिसिस से हम लोग C2H2 निकाल लेना, तो डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 20 बाय 5, तो 1 4, ये है 1, ये है 4, और ये कितना है 8 है। तो 8 लीटर आ गया ना C2H2 का। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस मिक्सचर में कितना था, कार्बन डाइऑक्साइड 12 लीटर था, और आपके पास C2H2 जो था वो कितना था 8 लीटर था। परसेंटेज निकालना है एसिटिलीन का, तो 8 जितना एसिटिलीन था डिवाइडेड बाय टोटल कितना था 20 इंटू 100। तो इधर से गया, इधर से गया, इधर से 1 गया, इधर से गया 5, 40% एसिटिलीन। दिस इज द राइट आंसर। देखे जरा, एकदम 40% आंसर आ गया, बहुत ही। बताओ कैसे करें। वॉल्यूम ऑफ डेटोनेटिंग गैस एट एसटीपी प्रोड्यूस्ड इन द डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर बाय इलेक्ट्रिक करंट। अरे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। वाटर को इन्होंने डेटोनेट किया, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस किया, है ना। तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे ट्वाइस और यहाँ पे ट्वाइस हो गया ना, यहाँ पे ट्वाइस, यहाँ पे ट्वाइस। ठीक है, तो इसका इन्होंने 1 मोल लिया, इसका इन्होंने 1 मोल लिया। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट हो जाएगा तो वाटर गया, यहाँ पे 2:2 का रेशियो है, तो 1:1 का रेशियो है बेसिकली, तो 1 मोल लेंगे तो यहाँ पर भी 1 मोल आएगा। ये 2:1 का रेशियो है, तो 1 मोल लेंगे तो यहाँ हाफ मोल आएगा।
तो टोटल मोल्स कितने हो गए? 1.5 मोल्स हो गए। टोटल मोल्स कितने हो गए? 1.5 मोल्स। और पूछा गया आपको एसटीपी पर वॉल्यूम पूछा गया है, तो 1.5 मोल्स ऑफ गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 22.4 दैट इज इक्वल टू 33.6 लीटर। क्लियर है? तो देखिए आंसर 33.6 लीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इसको सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो, फिर मैं आंसर लेता हूं इसका। अभी आपको मिक्सचर में क्या गिवन है? ये और ये है ना। हैविंग टोटल वेट इतना ग्राम्स ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस 11.2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन कार्बन हैविंग अंडर एसटीपी। कैलकुलेट इतना ये मिक्सचर में। ठीक है, देखो आपकी केमिस्ट्री भी ना थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए इसके लिए। मिक्सचर किसका किसका है? Na2CO3 का, और किसका है? NaHCO3 का। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बोनेट्स होते हैं ना, एल्कली कार्बोनेट्स, एल्कली कार्बोनेट्स मतलब एल्कली के जो कार्बोनेट्स होते हैं ना, वो हीट करने पर डीकंपोज नहीं होते। बट जो एल्कली बाइकार्बोनेट होते हैं ना, वो हीट करने पर डीकंपोज हो जाते हैं। मतलब आप इस मिक्सचर को अगर हीट करने वाले हो तो केवल यही आपका क्या होगा? डीकंपोज करेगा। बोलो क्लियर है इतना कि नहीं? तो मैं इसको अभी तो छोड़ ही देता हूं, मैं इसको अभी छोड़ ही देता हूं। इसका टोटल वेट कितना है? 100 ग्राम, ये हम ध्यान रखेंगे। टोटल वेट है 100। मैं अभी इसको छोड़ देता हूं, मैं केवल NaHCO3 की बात करता हूं। NaHCO3 आपने इसको हीट कर दिया तो ट्वाइस ऑफ NaHCO3 लेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, देखो सब बैलेंस्ड है। 3 3 6 कार्बन भी 2 हैं। ठीक है, सोडियम इतना और हाइड्रोजन भी 2। देखो सारे के सब बैलेंस्ड है, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, सब बैलेंस्ड है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी आपको दिया गया है कि अभी इस मिक्सचर को अगर हीट करते हो ना तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको केवल और केवल यहां से मिलेगा, इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई घाटा नहीं है, इसका कुछ नहीं जाता। एनीवेज इधर पे ये कितना है? 11.2 लीटर, वो भी एसटीपी पर। तो एसटीपी पर इसका 11.2 लीटर का मतलब क्या हुआ? एसटीपी पर इसका 11.2 लीटर्स का मतलब क्या हुआ? डिवाइडेड बाय 22.4 करते तो हमको मिलता 0.5 मोल्स। कार्बन डाइऑक्साइड का 0.5 मोल्स है, तो बताओ NaHCO3 का कितना होगा? कार्बन डाइऑक्साइड के जस्ट डबल, क्योंकि 2:1 का रेशियो है, तो इसका 1 मोल होगा। अभी इसका मोलर मास निकालो, 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 48 कितना हो गया? 23 24 30। अच्छा ये तो 60 हो गया ना डायरेक्ट, 60 और 24 कितना हो गया? 84। तो यहाँ पे 1 मोल, इसका मतलब इसके 84 ग्राम्स हैं। सोचो जरा, इन दोनों का मिक्सचर जो था उसमें ये 84 ग्राम्स है, तो ये कितना होगा? 100 माइनस 84 दैट इज इक्वल टू 60। क्या करना है? परसेंटेज Na2CO3 फाइंड करना है मिक्सचर में। तो कितना होगा? 16 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम, टोटल ग्राम तो इतने ही थे ना, इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 16%। यस, आ गया आंसर, बहुत बढ़िया। ठीक है, 16%। नेक्स्ट, तो देखो जरा, अमोनियम को हीट करना है। हीटिंग वाला मैं दिखा दूं, हीट करना है ना, तो ये बन जाएगा आपका N2 और ट्वाइस ऑफ H2O। रिएक्शन पहले से ही बैलेंस्ड है तो कुछ और करने की ज़रूरत है नहीं। अभी इसमें
हम लोग ले लेते हैं इसके कितने 6.4 ग्राम्स। अभी ग्राम्स को हम लोग डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते, मोल्स में चेंज करना है। तो 6.4, इधर पे नाइट्रोजन कितने हैं 2, तो 28 + 4 + 32, ठीक है 54, 54 ही तो 64, 64 है ना 64। तो इधर पे आ गया 64, इसका मतलब 0.1 मोल आ गए इसके। तो नाइट्रोजन के भी कितने आ जाएंगे 0.1 मोल, है ना। आपको वॉल्यूम बताना है। अब कुछ और तो गिवन नहीं है कि इस एस पर है कि क्या है, तो हम क्या करेंगे एस पे मान लेंगे इंटू 22.4, तो बेसिकली 2.24 इज द आंसर। 2.24 इज द आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, हंड्रेड ग्राम इथाइलिन पॉलीमराइज, इथाइलिन पॉलीमराइज, इथाइलिन कैसे करता है। इथाइलिन का मतलब एक्चुअली इथीन होता है ना। अभी इसके एन टाइम्स है, एन टाइम्स मतलब मैं करके दिखाता हूँ। सी है ना, इधर पे एच है, इधर पे एच है, एक बॉन्ड बनाए, इसमें और इसमें केवल एक बॉन्ड का फर्क है। तो अगर ये मान लो बॉन्ड अपना ब्रेक कर दे, तो एक बॉन्ड ये बना सकता है, एक बॉन्ड ये बना सकता है, दूसरा इथाइन बनाते हैं, ठीक है ना। अभी देखो इधर से देखो, ये एक यूनिट है इथाइन की और ये दूसरी यूनिट है इथाइन की, एक यूनिट और दूसरी यूनिट, इसका भी बॉन्ड खाली था ना बीच में, तो इन दोनों ने आपस में अपनी कमजोरियां जो हैं वो पूरी कर ली। मतलब इसने इसके साथ ही बॉन्ड बना दिया, इसके साथ ना बना के, तो इसने क्या किया बगल वाले से बॉन्ड बना लिया। ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा। चलो, ये है आपका पॉलीथीन, ये आपका क्या है पॉलीथीन। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको मिटा देता हूँ और अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अभी 100 ग्राम मेरे पास इथाइलिन पॉलीमराइज कर रहा है पॉलीथीन में अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ये। अभी 100 ग्राम इथाइलिन पॉलीमराइज करके बना रहा है पॉलीथीन, इसका आपके पास 100 ग्राम है। तो बताओ पॉलीथीन कितना बनेगा यार, ये भी 100 ग्राम बनेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना रिएक्टेंट उतना ही आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल सकता है अगर ये 100% कंज्यूम हो जाए। जब ये 100 ग्राम था तो ये 0 ग्राम था, जब ये रिएक्ट करके पॉलीथीन मिल गया तो ये 0 ग्राम हो गया, ये 100 ग्राम हो गया। तो फाइनली आपको मैक्सिमम कितना मिल सकता है 100 ग्राम, ठीक है। देयर इज नो चेंज इन मास, ओवरऑल मास सब हमेशा बराबर रहेगा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। 2 ग्राम हाइड्रोजन कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 2 ग्राम हाइड्रोजन कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 मोल ऑफ आइडल गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम दिया है, गैस दिया, कुछ बोला नहीं, तो मैं मान लेता हूँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स दिया है, मतलब गैस फॉर्म में दिया है। तो H2 का मतलब क्या होता है 1 मोल, तो मतलब 2 ग्राम, है ना। अभी 2 ग्राम मतलब 1 मोल, तो इसके में सही बात है Na पार्टिकल्स होंगे, तो स्टेटमेंट 1 ट्रू तो है। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। 1 मोल ऑफ आइडल गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। अभी 1 मोल आइडल गैस एसटीपी पर 22.4 लीटर ऑक्यूपाई तो करती है, ये भी सही बात है। लेकिन क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक दूसरे के, क्योंकि अगर एसटीपी नहीं होगा तो ये नहीं ऑक्यूपाई करेगा 1 मोल 22.4 लीटर। तो 1 और 2 दोनों करेक्ट है, बट 2 सेकेंड स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है।
तो बेसिकली आर ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट आंसर। ए हो जाएगा कि नहीं? अरे सॉरी, मैंने बोला सेम चीज लेकिन मैंने आंसर गलत मार्क कर दिया। मतलब नॉट करेक्ट तो यहां पे है ना, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है। 1 mole of any gas contains 1 mole of any gas contains Avogadro number of molecules। बात सही है, लेकिन हर गैस मॉलिक्यूल नहीं होती, ये भी बात सही नहीं है ना। लेकिन मैं चलो मान लेता हूँ कि इन्होंने इस तरह से स्टेटमेंट फ्रेम किया है कि गैसेस को मतलब मॉलिक्यूल्स के टर्म में देख रहे हैं। एक्चुअली एटम्स को भी आप लोग मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोल सकते हो, जिसमें केवल एक ही एटम हो, है ना। तो इनडायरेक्टली ये चलो चल सकता है। फिर भी मैं मान लेता हूँ कि ये ट्रू है कि 1 मोल किसी भी गैस में उसमें 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। 2 ग्राम डाई हाइड्रोजन के एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स कंटेन करते हैं। ठीक है, अभी डाई हाइड्रोजन तो है H2। H2 का मतलब ये मॉलिक्यूल है, ध्यान रखना इस बात का, ये मॉलिक्यूल है। इसके 2 ग्राम का मतलब है 1 मोल। तो यहाँ पे H2 कितने होंगे? यहाँ पे H2 होंगे, H2 कितने होंगे? Na मोल्स। बट H कितने होंगे? ट्वाइस 2Na। दूसरा स्टेटमेंट ही गलत हो गया। अरे तो यार पहले से टिक लगा हुआ है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट पे। In Haber's process, H2 and N2 combine in 1:3 वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, स्टेटमेंट 2 है गैसेस कंबाइन इन सिंपल वॉल्यूम रेशियो। बात दोनों की सही है। हेबर प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपको NH3 देते हैं। ठीक है, अभी इसको क्या करो? बैलेंस करो। तो बैलेंस करने पर इधर पे मेरे को लेना चाहिए 3 है ना इधर पे, तो यहाँ ट्वाइस ले लें, यहाँ पे थ्राइस ले लें, चलेगा? हो गया। तो 1:3, तो ये मोल रेशियो भी है, ये वॉल्यूम रेशियो भी है ना। तो इतना वॉल्यूम रेशियो, और इसका आंसर क्या है? गैसेस कंबाइन इन सिंपल वॉल्यूम रेशियो, ये एवोगैड्रोस लॉ है। तो 1 और 2 दोनों सही है, और दोनों ही एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट 1 है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर नाइट्रोजन का एसटीपी पर इतने मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करता है। इतना मॉलिक्यूल मतलब देता है, तो इसका मतलब ये हुआ। पहले वाले को सॉल्व करते हैं। एसटीपी पर है ना, तो 1 cc, 1 cc का मतलब हो गया 22400, मतलब 1 cc होल डिवाइडेड बाय 22,400 लीटर। हाँ सही है, 22,400 ml। तो ये मोल्स आ गए नाइट्रोजन के। इतने मोल्स पे 2.69 इंटू इतने मॉलिक्यूल्स है नाइट्रोजन के, है ना। तो बेसिकली आपको क्या करना है? वैल्यूज कंफर्म करनी है। इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू Na कर दिया मैंने, नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। तो नाइट्रोजन कितने पार्टिकल्स? अब देखो जरा ये इसके बराबर है कि नहीं। देखो जरा इसके बराबर है कि नहीं। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि कितने, 1 2 3 4, 4 प्लेस पहले यहाँ डेसिमल पुट कर देता हूँ।
तो 10⁴ और नीचे भी 10⁴, तो ऊपर जाके ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6.023, 2.24 इंटू 10⁻19, है ना, इंटू 10⁻19। तो अप्रोक्सीमेटली आ तो उतना ही रहा है, 2.69 इंटू 10⁻19। तो मतलब ये पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो सही है। अभी सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं। मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी कंटेन्स एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और पहले स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि देखो हमने मोल्स फाइंड किए ना, 1 cc में मोल्स फाइंड कैसे किए, हमने ये माना कि एक मोल सब्सटेंस का 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आए। तो मतलब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है, और दूसरा वाला पहले वाले का रीजन भी है। आंसर देख लेते हैं। इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है, चलो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। बताओ, आंसर बताओ। अगर आंसर आपने नहीं देखा तो प्लीज पीछे 10 सेकंड पलट कर आंसर देख मत लेना, आप पढ़ेगा। बोलो। 28 ग्राम नाइट्रोजन, ठीक है, 28 ग्राम नाइट्रोजन ऑक्यूपाई कितना करता है, 22.4, ये क्या है, लीटर है, एलटी है, एलटी, ठीक है, 22.4 लीटर एट एसटीपी। सही बात है यार, नाइट्रोजन है 28 मोलर मास है इसका, तो 28 ग्राम जो है वो एक मोल के बराबर हुआ, और एक मोल जो है वो 22.4 लीटर नहीं करेगा तो कौन कितना ही करेगा, मतलब इतना ही करेगा, 22.4 लीटर, सही है ना। अभी वेपर डेंसिटी नाइट्रोजन की 14 है एट ऑल टेम्परेचर्स एंड प्रेशर, है ना। अभी वेपर डेंसिटी बेसिकली होता क्या है, वेपर डेंसिटी बेसिकली होता है डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो तुम वो लोगे तुम, मतलब डेंसिटी, तो मास जैसे कि 1 मोल ले लिया मैंने नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का 1 मोल हमेशा कितना 28 ग्राम रहेगा, है ना। और एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर, मान लो कितना वी, तो हाइड्रोजन का भी 1 मोल उसी सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर वी होगा, लेकिन केवल 1 मोल, तो इसका 1 मोल होता है 2 ग्राम का। तो चाहे तुम कोई भी टेम्परेचर प्रेशर ले लो, वेपर डेंसिटी हमेशा कितनी रहने वाली है, 14 ही रहने वाली है नाइट्रोजन की, ठीक है कि नहीं। तो स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है और स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, बट स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का सही आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि 28 ग्राम नाइट्रोजन डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर में डिफरेंट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ठीक है। चलो एक लास्ट कर ही लेते हैं, और फिर से आ गया, करो इसको।
जल्दी से। आ जाए तो बता देना, मैं चैट बॉक्स ही देख रहा हूँ आपका। कर दे सॉल्व। 58.5 grams solid NaCl contains Avogadro's number of Cl minus ions। ठीक है, 58 NaCl जो है वो आपको Na प्लस देता है, Cl माइनस देता है। 58.5 ग्राम का मतलब है 1 मोल, इसका मतलब यहाँ पे 1 मोल आपका Cl माइनस होगा, ठीक है ना। तो 1 मोल Cl माइनस अब 1 मोल का मतलब होता है Na पार्टिकल्स, तो Cl माइनस के एवोगैड्रोस नंबर तो है इसमें। स्टेटमेंट 1 ट्रू है। अभी स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। क्लोरीन इज अ डाई एटॉमिक गैस। क्लोरीन तो Cl2 होता है, डाई एटॉमिक गैस है, लेकिन इससे इसका क्या लेना देना। तो दोनों सही है, लेकिन बी जो सेकंड जो है वो 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, चलो आज हम इतना ही करते हैं यार।